Hello, my dear students. Welcome to Young Roots. Today, I am going to teach you exercise 1B, or more specifically, I will solve all of your doubts of exercise 1B, 9th ICSE Maths. शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ. बाकी का ऐसे ही अपन डिस्कशन कर चुके हैं. यूज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कह रहे हैं यूज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन to prove that use method of contradiction to prove that root 3 या फिर root 5 are irrational. क्या करना है मुझे? इनको irrational proof करना है. ठीक है, तो ध्यान दो. ये जो मेथड है, इस मेथड को हम कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मेथड के अंदर हम एक स्टेटमेंट एज्यूम करेंगे और वो स्टेटमेंट के साथ में उसे गलत प्रूव करने की कोशिश करेंगे सो दैट वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए. ठीक है, सो दिस इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. दूसरा जो मेथड है दैट इज बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. ठीक है, देखो मैं शुरू करता हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता रहेगा. सबसे पहले मैं कहूँगा लेट रूट 3 बी अ रैशनल नंबर. क्या कह रहा हूँ? लेट रूट 3 बी अ रैशनल नंबर. ये इसलिए लिया है क्योंकि मैं यूज़ करने वाला हूँ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के वजह से मुझे इसको रैशनल नंबर एज्यूम करना पड़ेगा. क्या किया है मैंने? लेट एजम्पशन लिया है कि रूट 3 क्या है? एक रैशनल नंबर, लेकिन प्रूफ क्या करना है? इर्रैशनल. इसीलिए इस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन. तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब रूट 3 जो है वो a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, जहाँ पे वेर ए बी जो है वो इंटीजर है, बिलोंग्स टू z, और b जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता. हम ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है तो वो a/b के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं. ठीक है, अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, क्या कह रहा हूं मैं? अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्या हो जाएगा? रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया. ठीक है ना. तो इसका मतलब अगर मैं b स्क्वायर को ऊपर ले आऊँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से, इससे मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर. a स्क्वायर क्या आ गया? 3b स्क्वायर आ गया. तो अगर a स्क्वायर 3b स्क्वायर आ गया, इसका मतलब a इसका मतलब a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2. इसका मतलब क्या? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2. सर ये कैसे आया? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 कैसे आया? सॉरी 2 नहीं 3. सर ये a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 कैसे आया? अब देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट अस अंडरस्टैंड वन एग्जांपल. माय एग्जांपल इज कि अगर मैं आपको बोलूं 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो क्या हम कह सकते हैं 8 इज डिविजिबल बाई 2? क्या हम ये चीज़ कह सकते हैं 8 इज डिविजिबल बाई 2? क्योंकि 8 तो 2 इंटू 4 है ना. अच्छा, वैसे अगर मैं कहूँ कि 8 इज इक्वल टू 4 8 मल्टीप्लाई 1, तो क्या हम कह सकते हैं 8 इज डिविजिबल बाई 1 या फिर बाई 8? कुछ भी लिखो, है ना, क्योंकि 8 जो है वो इन दोनों का फैक्टर्स है, या फिर 8 जो है वो इन दोनों का फैक्टर्स है. वैसे ही मेरे पास में क्या है, उसी तरीके से मेरे पास में a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई b स्क्वायर. तो अब मैं b स्क्वायर का तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो मैंने क्या किया? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 ले लिया. अब अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 हो गया, तो इसका मतलब a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. अगर स्क्वायर डिविजिबल है, मतलब अगर 16 इज, जैसे कि यहाँ पे अपना था 8 इज डिविजिबल बाई 2, तो क्या 64 इज डिविजिबल बाई 2 नहीं होगा? क्या 64 इज डिविजिबल बाई 2 नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा. अगर 8 को 2 डिवाइड कर रहा है तो 64 को तो 2 डेफिनेटली डिवाइड करेगा. हमारे पास में ये स्टेटमेंट आया है. 8 का स्क्वायर आया ना अपने पास में, 8 स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 आया है.
या फिर 3 आया है जो भी, तो 8 स्क्वायर 64 होता है, और ये तो 8 भी तो डिविजिबल होगा। तो उसी तरीके से मैं कह सकता हूँ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो इसका मतलब a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, इस स्टेटमेंट को याद रखना, इस स्टेटमेंट को याद रखना है ना, ये स्टेटमेंट अपन को कॉन्ट्राडिक्ट करने में काम आएगा। अब देखो a इज डिविजिबल बाई 3, जैसे कि मैं कह रहा हूं 8 इज डिविजिबल बाई 2, जैसे कि इस एग्जाम्पल को और फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। मैंने आपको कहा 8 इज डिविजिबल बाई 2, तो इसका मतलब 2 में, इसका मतलब 2 में कोई नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको 8 मिलेगा। क्या कह रहे हैं, 2 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 8 मिलेगा। उसी तरीके से मेरे पास में यहाँ पे क्या है, a इज डिविजिबल बाई 3, इसका मतलब मैं इसका मतलब मैं 3 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करूँगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 3 में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे a मिलेगा। देयरफॉर करके मैं ये चीज़ बोल देता हूँ। देखो वापस बता रहा हूँ, 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 आ गया, इसका मतलब a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू बी स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अब अगर ए स्क्वायर 3 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो 3a को भी डिवाइड कर पा रहा है, समझ रहे हो ना, तो 3a को भी डिवाइड कर पा रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो a मिलेगा। जैसे कि मैं आपको पूछूं कि क्या 56, ठीक है, क्या 56 इज डिविजिबल बाई 7, एक क्वेश्चन है, क्या 56 डिविजिबल बाई 7 है? आप बोलोगे यस, तो मैं बोलूँगा कैसे, 7 को सर मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो आपने ये कैसे फाइंड किया, डिवाइड करके फाइंड किया ना। मतलब 56 डिविजिबल बाई 7 तभी है जब 7 इंटू 8 करेंगे 56 मिल रहा है। अगर 7 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करने पे 56 आता ही नहीं तो मैं कहता कि 56 इज नॉट डिविजिबल। तो उसी तरीके से देखो क्या आ गया अपने पास में कि a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई सम नंबर ना, तो मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पे एक c ले लेता हूँ, वेयर क्या कह रहा हूँ, वेयर c इज सम इंटीजर, c एक इंटीजर है। ठीक है, थोड़ा बाहर चला गया बाउंड्री के, कोई बात नहीं। तो अब a इज इक्वल टू 3c हो गया। अगर मैं इसमें स्क्वायर कर दूं तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मुझे मिल रहा है a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 एंड c का स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, और a स्क्वायर किसके बराबर है ये भी देख लो। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 a स्क्वायर के जगह पे मैं 3b स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर है तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। क्यों, फ्रॉम इक्वेशन 1 देख लो आप, इक्वेशन 1 आपको यही बोल रही है, इक्वेशन 1 ये बोल रही है कि a स्क्वायर जो है वो 3b स्क्वायर है। ठीक है ना, तो अब देखो इस स्टेप के आगे क्या करना है, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर हो गया, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अगर 3 को अपन नीचे ले आएंगे डिवाइड कर देंगे तो, है ना, तो अब b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर आ गया है। तो अब बात को समझो, 3 जो है और c स्क्वायर जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे b स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब b स्क्वायर जो है इज डिविजिबल किससे, बाय 3, क्योंकि b स्क्वायर कैसे आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई c स्क्वायर से आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि सर b भी 3 से डिविजिबल है। अगर 8 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81 3 से अगर डिविजिबल है तो 9 भी तो 3 से डिविजिबल होगा ही ना। तो 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब ये स्टेटमेंट देखो, इस स्टेटमेंट को मैंने कहा था ना ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट सेकेंड ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो
मैं ये कह रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर स्टेटमेंट 1 एंड इक्वेशन 2 मुझे क्या पता चल रहा है? मुझे ये पता चल रहा है कि A और B का एक कॉमन फैक्टर है, या फिर मैं कह सकता हूँ A एंड B बोथ आर डिविजिबल, A एंड B बोथ आर डिविजिबल बाय 3। अगर A और B दोनों डिविजिबल है 3 से, इसका मतलब हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया A एंड B हैव अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो है 3। A और B के पास में कॉमन फैक्टर है और वो क्या है? 3। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जब भी मैं एक रैशनल नंबर लेता हूँ A अपॉन B के फॉर्म में, तो A और B के पास में है ना, ये तो हमारी कॉमन कंडीशन है जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि A और B इंटीजर होने चाहिए और B जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये चीज़ तो हम कॉमन पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन दिस ईयर वी हैव रेड दैट कि A और B के पास में और कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा हूँ? A एंड B मस्ट नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। मतलब अगर आपको कोई पूछे कि बताओ 3/9 क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे नहीं। पहले आप इसका कॉमन फैक्टर्स निकालो, 1/3 होगा, ये रैशनल नंबर है सर। आया समझ में? तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी A और B के अंदर कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो अपने पास में कॉमन आ गया, A और B के पास में हैव अ कॉमन फैक्टर 3, है ना। तो अगर A और B के पास में कॉमन फैक्टर 3 है, इसका मतलब कुछ टकरार हो रहा है, कुछ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। भाई रैशनल है कि इरैशनल है? रैशनल लिया है तो इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, लेकिन रैशनल लिया इनके बीच में कोई कॉमन नहीं आना चाहिए, लेकिन कॉमन आ गया, तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, और ये कॉन्ट्राडिक्शन किसके साथ में हुआ? कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन के साथ में। किसके साथ में हुआ कॉन्ट्राडिक्शन? एजम्पशन के साथ में हुआ, ठीक है। क्या कि A और B जो रैशनल नंबर अपन ने A अपॉन B है, जो रैशनल होना चाहिए, ठीक है, और वो रैशनल नहीं हो पा रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन दैट A अपॉन B इज रैशनल। और अगर रैशनल, अपन ने तो एज्यूम किया था ना, एज्यूम क्या किया है यहाँ पे देखो, एज्यूम क्या किया है? रैशनल। तो अगर आपने रैशनल एज्यूम किया है तो इसका मतलब A एंड B डू नॉट हैव, A and B do not have any common factor other than 1। 1 के सिवा इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आ गया ना, क्या आ गया? 3 आ गया कॉमन फैक्टर। और यहाँ पे बोला हुआ है कि हमने ये रैशनल लिया है और A एंड B के पास में कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कोई और होना नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब A अपॉन B जो है, ठीक है, अच्छा, इसका मतलब दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन हो गया ना, A एंड B डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। इसका मतलब, और ये मैं कह रहा हूं अदर देन 1 नहीं आना चाहिए, तो ये मैं कह रहा हूं दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ है? हैज अरोज, क्योंकि मेरा अजम्पशन, यानी अपना अजम्पशन गलत है। कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना मैंने, अपना अजम्पशन गलत है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब A अपॉन B इज नॉट अ रैशनल। A अपॉन B क्या लिया था मैंने? A अपॉन B लिया था √3, तो इसका मतलब √3
इज नॉट अ रैशनल मतलब इरैशनल। ठीक है, नॉट अ रैशनल मतलब इरैशनल। इसी तरीके से हम यहाँ पे रूट 3 की जगह पे, यहाँ पे रूट 3 की जगह पे हम रूट 5 भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे।